हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज केमिस्ट्री चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं? वे नियम जिनके आधार पर विभिन्न तत्व अथवा यौगिक परस्पर संयोग करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। देखिए, रासायनिक संयोजन से निम्नलिखित नियम जो होते हैं, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण या द्रव की अविनाशिता का नियम। देखिए, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इस नियम का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक M.V. लोमोनोसोव ने सन 1756 में किया था तथा इसकी पुष्टि लेवासिये तथा लांडोल्ट ने की थी। इस नियम के अनुसार, देखिए, ये नियम क्या कहता है? द्रव्य अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अपक्रिया में कोई द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। यानी कि ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है, रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया होगी उसमें जो क्रिया करने से पहले और क्रिया करने के बाद उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड है, यह रासायनिक संयोग का मूलभूत नियम है तथा इसके आधार पर पदार्थों के मात्रात्मक संबंधों की व्याख्या की जाती है। सेकंड है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, स्थिर अनुपात के नियम में क्या बताया जा रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सन 1799 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एल प्राउस्ट, J.L. प्राउस्ट हैं, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने नियम दिया, इस नियम के अनुसार प्रत्येक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, चाहे वे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए। अर्थात जो उनका अनुपात होगा वो निश्चित होगा, चाहे वो जिस विधि से बनाए जाएं या प्राप्त किए जाएं। उदाहरण जैसे जल H2O हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। इसे नदी, कुएं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जल के प्राप्त प्रत्येक नमूने में, चाहे वो नदी से हो, चाहे कुएं से हो, चाहे समुद्र के द्वारा जल को प्राप्त किया गया हो, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही होगा। नोट, देखिए, स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए सिद्धांत। देखिए, अगला टॉपिक, हाँ,
डाल्टन, अगला टॉपिक है हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सर्वप्रथम डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इन्होंने परमाणु को अविभाज्य कण बताया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पनाएं, देखिए इनकी परिकल्पनाएं क्या क्या हैं। इन्होंने बताया, डाल्टन ने प्रयोग एवं प्रेक्षणों के परिणामों के आधार पर परमाणु की निम्न परिकल्पनाएं दी। पहला है, प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता तथा जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतराल में उसी प्रकार बना रहता है। थर्ड पॉइंट है, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरण गुणित अनुपात 1:1 या 1:2 या 2:1 में रासायनिक संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार एवं द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए अगला है हमारा टॉपिक, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के लाभ। पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या करता है। सेकंड है, डाल्टन सर्वप्रथम किसी तत्व के मुख्य कण परमाणु तथा उसके यौगिक अणु के बीच व्यवहारिक विभेद के लिए जाने गए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में निम्न कमियां पाई गई। पहला है, परमाणु अविभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य घटक होते हैं। सेकंड पॉइंट है, एक ही तत्व के परमाणुओं का भार कुछ भिन्न हो सकता है जिसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भार समान हो सकते हैं जिसे समभारिक कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है, समान प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों के गुण भिन्न हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, वह अनुपात जिसमें विभिन्न परमाणु संयोग करके यौगिक बनाते हैं स्थिर और अविभाज्य हो सकता है परंतु सरल नहीं हो सकता। अगला टॉपिक है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ परमाणुओं द्वारा, यहाँ पे द्वारा होना चाहिए था, परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात ये रासायनिक क्रिया से ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही इसमें नष्ट होते हैं। अतः परमाणुओं द्वारा निर्मित द्रव्य भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। अगला टॉपिक है हमारा, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। किसी पदार्थ के अणु
गुण तथा द्रव्यमान भार में समान होते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या स्थिर होती है। इसलिए किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों के भारों में एक स्थिर अनुपात होता है। उदाहरण जैसे जिंक Zn से प्रदर्शित किया जाता है तथा सल्फर यस परस्पर संयोग करके जिंक सल्फाइड ZnS का निर्माण करते हैं। Zn तथा सल्फर का संयोग परमाणुओं की पूर्ण संख्या में होता है। जैसे माना Zn के X परमाणु सल्फर के Y परमाणु में संयोग करके Zn जिंक के X परमाणुओं का द्रव्यमान तथा सल्फर के Y परमाणुओं का द्रव्यमान स्थिर है। इसलिए जिंक सल्फेट ZnS में Zn तथा S सल्फर के द्रव्यमान में एक स्थिर अनुपात है। जिंक सल्फाइड। नोट: सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग डाल्टन ने तथा अणु शब्द का प्रयोग आवोगाद्रो ने किया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ तक थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए सिद्ध। यह सिद्ध किया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य कण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने खोज के उपरांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में विभिन्न संशोधन किए, जो निम्नलिखित हैं। पहला है परमाणु विभाज्य है, अविभाज्य नहीं, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना है। यानी कि परमाणु को बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है तथा उसमें विभाजित भी हो सकता है। अगला है डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु सरल संख्यात्मक अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं, लेकिन यौगिक में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण जैसे प्रोटीन, स्टार्च आदि में यह अनुपात सरल नहीं होता है। अगला है 4th पॉइंट, तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। यहाँ पर होना चाहिए था 5, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए नंबर 5। रासायनिक अभिक्रिया परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। नंबर 6 पॉइंट है, सामान्यतः परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। 6 पॉइंट है, यौगिक अणु है, परमाणु नहीं। डाल्टन के नियमानुसार यौगिक अणु होते हैं। सभी तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक के परमाणुओं का नहीं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, अर्थात इनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं समान होते हैं।
अगला टॉपिक है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणु समभारी कहलाते हैं, अर्थात इनके परमाणु यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होगी वो समान होगी, इसीलिए इन्हें समभारी कहा जाता है। अगला टॉपिक है एटम्स, परमाणु। तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत अपक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणुओं के उतने ही प्रकार हैं जितने कि तत्व हैं। अगला टॉपिक है परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम। परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं तथा परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁹ मीटर इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर, अर्थात 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। देखिए तत्व का परमाणु भार इक्वल टू होता है तत्व के परमाणु का द्रव्यमान बटे तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। इसे AMU या म्यू, यूनिफाइड मास या एकीकृत द्रव्यमान के रूप में लिखा जाता है। एक AMU बराबर होता है 1/12 इंटू कार्बन के 12 एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान इक्वल टू होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23। ये प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक AMU बराबर 1.9926 इंटू 10⁻⁻23/12। जब हम यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगला टॉपिक है हमारा औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16वें भाग से कितने गुना भारी है। अतः तत्व का परमाणु भार इक्वल टू तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/16 इंटू एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व के परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग 1/12 से कितने गुना भारी है। अर्थात कार्बन के सापेक्ष किसी तत्व का परमाणु भार इक्वल टू तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 इंटू एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यही फिर से आ गया है। औसत परमाणु भार की गणना निम्न प्रकार की जाती है। तत्व का औसत परमाणु भार इक्वल टू होता है A1X1 प्लस
A2X2 अपान A1X1, यहाँ पर होना चाहिए A1X1 प्लस A2X2 अपान X1 प्लस X2, जहाँ A1 A2 समस्थानिकों A1 समस्थानिकों 1 तथा 2 के परमाणु भार तथा X1 X2 समस्थानिकों 1 तथा 2 की प्रचुरता या उपलब्धता इसे बोल सकते हैं का प्रतिशत है। अगला टॉपिक है अणु, मॉलिक्यूल। देखिए अणु क्या होते हैं। किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाता है। उदाहरण, अमोनिया के अणुओं को NH3, जल के अणु को H2O तथा क्लोरीन के अणु को Cl2 से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अणुओं को निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। दूसरा है यौगिकों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। पहला देखते हैं हम तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं। बहुत से तत्वों के अणु तत्व के केवल परमाणु से बने होते हैं। उदाहरण, जैसे आर्गन Ar, हीलियम He आदि। दूसरा टॉपिक है हमारा अणुओं के यौगिक, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिकों के अणु बनाते हैं। उदाहरण, जैसे यहाँ पर दिया गया है H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमानानुसार ये 1:8 अनुपात में मिलने से प्राप्त होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक है 8। ये दोनों जब 1:8 में मिलेंगे तब क्या बनेगा? जल, H2O बनेगा। अगला टॉपिक है हमारा परमाणुकता, एटॉमिसिटी। देखिए किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। पहला है एक परमाणुक अणु, इसमें केवल एक परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे है हाइड्रोजन, नियान, आर्गन, ये सब क्या हैं? एक परमाणुक हैं। अगला देखिए द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक क्या होते हैं? यहाँ पर होना चाहिए था द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक अणु, इनमें 2 परमाणु होते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन है तो H2 द्वारा, ऑक्सीजन है तो O2 द्वारा, नाइट्रोजन है तो N2 द्वारा। इन सब में जैसे यहाँ पर देखिए HCl है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये दोनों मिल करके 2 परमाणु बना रहे हैं। यहाँ पर है सोडियम और Cl, क्लोरीन है तो ये मिल करके 2 परमाणु बना रहे हैं। तो इसीलिए इसको द्विपरमाणुक बोला जाता है। त्रिपरमाणुक, इनमें 3 परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया O3, ये ओजोन है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन का 2 है।
तो यहाँ मिल करके ये क्या बनाएगा, 3 परमाणु। चतुःप्रमाणुक अणु, इसमें 4 परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है P4। अगला है हमारा बहुप्रमाणुक अणु, इसमें 4 से अधिक परमाणु होते हैं, उसे बहुप्रमाणुक अणु कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है CH4, इसमें देखिए CH4 में 5 परमाणु हैं और हमारा S8 में 8 परमाणु हैं। कुछ तत्वों की परमाणुकता अधातुओं में देखिए क्या होता है, इस तरफ नाम दिया गया, इस तरफ परमाणुकता दिया गया। आर्गन, आर्गन का देखिए, आर्गन 1 परमाणुक है। हीलियम आपका 1 परमाणुक है। ऑक्सीजन 2 परमाणुक है, यहाँ पे होना चाहिए 2 परमाणुक। हाइड्रोजन 1 परमाणुक है। नाइट्रोजन 2 परमाणुक है। क्लोरीन 2 परमाणुक है। फास्फोरस चतुःप्रमाणुक यानी कि 4 परमाणु होते हैं। सल्फर बहुप्रमाणुक होता है। देखिए आयंस, आयंस क्या होते हैं, आयन देखिए परमाणु जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं तो इन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाने के कारण कुछ आवेश आ जाता है। ये आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो होता है 2 8 1। ये अंतिम कोश में क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसे त्याग देता है, जिसके कारण से ये क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। तो आयन देखिए, आयन कितने यहाँ पर दिया गया है, सोडियम यानी देखिए सोडियम आयन। उसके बाद है आपका मैग्नीशियम आयन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। और यहाँ पर है कार्बोनेट आयन, परमाणु क्रमांक 12 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2, इसीलिए क्या करेगा, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग देगा, इसीलिए क्या बनाएगा, 2 यहाँ पर 2 धन आयन बन जाएंगे। अगला है आयन मुख्यतः जलीय विलयन में निर्मित होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, धन आयन, दूसरा है ऋण आयन। देखिए धन आयन और ऋण आयन, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव बनाते हैं वो धन आयन कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ऋण आयन बनाते हैं। पहला देखिए धन आयन, कैटायंस। कैटायंस में देखिए क्या है, धन आयन का निर्माण परमाणु या परमाणुओं के समूह से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण होता है। विद्युत अपघटन करने पर ये ऋणोद यानी कि कैथोड पर मुक्त होते हैं। उदाहरण जैसे देखिए सोडियम आयन है Na, तो ये क्या करेगा, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो सोडियम प्लस आयन बनाएगा। मैग्नीशियम आयन है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, ये क्या करेगा, बाह्यतम कोश में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इसीलिए +2 धन आयन बना रहा है। अगला है ऋण आयन, एनायंस। देखिए ऋण आयन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण होता है। विद्युत अपघटन करने पर ये धनोड पर मुक्त होते हैं। जैसे देखिए क्लोराइड आयन, जब ये क्लोरीन जब आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए क्या होगा, 2 8, यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी कक्षा को पूर्ण करेगा, तो इसलिए इस पर माइनस चार्ज लग जाता है। इसी प्रकार से है आपका ऑक्साइड आयन। संयोजकता, वैलेंसी क्या होती है, देखिए वैलेंसी संयोजकता,
किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब देखिए, अंतिम कक्षा में यदि 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो यही इसकी संयोजकता होगी। यदि अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको 8 से माइनस करने पर, जैसे यह 5 है तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो यानी कि उसकी संयोजकता उस तत्व की क्या हो जाएगी 3। देखते हैं आगे हम टॉपिक पर। देखिए, संयोजकता के बारे में लिखा गया है, किसी तत्व या मूलक आयन की अन्य तत्वों या मूलकों से संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। चूँकि तत्वों का संयोजन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझे द्वारा होता है, अतः अधिकांश किसी तत्व द्वारा त्यागे गए या ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। फ्रैंक लैंड ने तत्वों की संयोजकता प्रदर्शित करने के लिए हाइड्रोजन को आधार तत्व माना तथा उसके अनुसार किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। एक संयोजकता वाले तत्वों या मूलकों को एक संयोजक तत्व कहते हैं, मोनोवैलेंट। इसी प्रकार 2, 3, 4, 5 संयोजकता वाले तत्वों को क्रमशः द्विसंयोजक, बाईवैलेंट, त्रिसंयोजक, ट्राईवैलेंट, चतुसंयोजक, टेट्रावैलेंट तथा पंच संयोजक पेंटावैलेंट तत्व कहते हैं। आयनों की संयोजकता, देखिए, वैलेंसी ऑफ आयन्स। आयनों की संयोजकता उन पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी, देखिए क्या होती है। कुछ तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकता भी दर्शाते हैं, जैसे आयरन +2 और +3 संयोजकता दर्शाता है। मरकरी भी +1, +2 संयोजकता दर्शाता है। समान तत्व की ये एक से अधिक संयोजकताएं परिवर्ती संयोजकता कहलाती है। धन आयन या क्षारीय मूलक, कैटायंस और बेसिस रेडिकल्स। देखिए, पहला है एक संयोजी आयन। देखिए, एक संयोजी आयन का नाम यहाँ पर दिया गया है, प्रतीक है और क्या है, संयोजकता है। यहाँ पर पहला है हाइड्रोजन आयन। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी इसके वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो ये प्लस भी रखता है और माइनस भी होता है इसका संयोजकता। अगला है लिथियम आयन। लिथियम आयन देखिए क्या होता है, इसकी संयोजकता क्या होती है, +1 होती है, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2, 1। अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, संयोजकता कहलाती है। तो देखिए, इसी प्रकार से है सोडियम आयन है। सोडियम में भी अंतिम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और इसी प्रकार से दिया गया है पोटेशियम। पोटेशियम की संयोजकता 1 होगी। सिल्वर आयन की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। कॉपर आयन्स की संयोजकता 1 होगी। मर्क्यूरस आयन, देखिए मरकरी है, मर्क्यूरस आयन की संयोजकता भी +1 होगी। अमोनियम आयन की संयोजकता भी +1 होती है। आगे दिया गया है द्विसंयोजी आयन, बाईवैलेंट आयन्स। देखिए, आयन का नाम है, प्रतीक है और संयोजकता है। बेरियम आयन,
बेरियम की संयुक्ता कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि बेरियम के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अब देखिए मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन में भी कितनी होगी? 2 होगी। कैल्शियम आयन की संयुक्ता भी 2 होगी। बेरियम आयन की संयुक्ता भी 2 होगी। फेरस आयन की संयुक्ता 2 होगी। स्टेनस आयन की संयुक्ता 2 होगी। जिंक आयन की संयुक्ता 2 होगी। क्यूप्रिक आयन की संयुक्ता 2 होगी। मर्क्यूरिक आयन की संयुक्ता भी 2 होगी। अगला है त्रिसंयोजी आयन, ट्राईवैलेंट आयन। आयन का नाम है, प्रतीक है और संयुक्ता है। एल्युमिनियम आयन, देखिए एल्युमिनियम आयन की संयुक्ता कितनी होगी? +3 होगी। और है फेरिक आयन, फेरिक आयन की संयुक्ता कितनी होगी? +3 होगी। अब यहीं पर ये आयरन का देखिए, आयरन फेरस, अगर इसकी Fe2 है, +2 है, अगर संयुक्ता +2 है तो ये क्या कहलाएगा? फेरस कहलाता है। यहाँ पर Fe3 है, इसलिए इसको फेरिक बोला जा रहा है। अगला टॉपिक है ऋण आयन या अम्लीय मूलक। एक संयोजी आयन, आयन का नाम है क्लोराइड आयन है। इसकी संयुक्ता -1 होती है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 लास्ट में 7, तो इसको अपना कक्षा पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसलिए इसकी संयुक्ता -1 हो जाएगी। क्योंकि अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको 8 से माइनस करेंगे 7 = क्या मिलेगा? 1, तो यही इसकी -1 क्या होगी? संयुक्ता होगी। ब्रोमाइड आयन, देखिए ब्रोमाइड आयन की क्या होती है? -1 है। आयोडाइड की भी -1 होगी। नाइट्राइट का भी -1 होगा। नाइट्रेट का भी -1 होगा। हाइड्रोक्साइड का भी -1 होगा। बाइकार्बोनेट का भी -1 होगा। द्विसंयोजी आयन, आयन का नाम है, प्रतीक है और संयुक्ता। ऑक्साइड आयन का हो जाएगा -2। परऑक्साइड आयन का हो जाएगा -2। सल्फाइड आयन का हो जाएगा -2। सल्फाइड आयन का -2। सल्फेट आयन का -2। कार्बोनेट आयन का -2 हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया है त्रिसंयोजी आयन। नाइट्राइड आयन का -3, फास्फाइड आयन का -3, फास्फेट आयन का -3, बोरेट आयन का -3। देखिए इनकी संयुक्ता के आधार पर ही हम रासायनिक सूत्र लिखना सीखते हैं। तो देखिए रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। राइटिंग केमिकल फार्मूला, तत्व के प्रतीकों तथा संयुक्ता की सहायता से यौगिक को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो देखिए चलते हैं हम, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर यौगिक है। अब देखिए यहाँ पर है फेरिक सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट में देखिए यहाँ पर आयरन की, देखिए यहाँ पर आयरन की क्या होगी? फेरिक की जो संयोजकता होती है वो +3 होती है, अभी अभी हमने बताया है। और सल्फेट की जो संयुक्ता होगी वो -2 होती है। प्लस वाले को बाईं तरफ लिखते हैं, माइनस वाले को दाईं तरफ। इसको क्रॉस यानी कि तिरछा गुणा किया जाता है। देखिए अब आयरन में, जो आयरन है हमारा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पर सल्फेट है SO4, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सूत्र बन जाएगा फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइज। इसी प्रकार से अमोनियम कार्बोनेट है। देखिए अमोनियम कार्बोनेट, यहाँ पर हमारा अमोनियम है और यहाँ पर क्या है? कार्बोनेट। अमोनिया का होता है NH3, जबकि अमोनियम का होता है NH4। तो यहाँ पर हमारा है अमोनियम। अमोनियम की जो संयुक्ता होती है वो +1 होती है और कार्बोनेट की संयुक्ता -2 होती है। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो अमोनियम का देखिए NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा और कार्बोनेट का हो जाएगा CO3, क्योंकि एक यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर एक वही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए इसको लिख दिया गया है NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसी प्रकार से आप फेरिक नाइट्रेट की देख सकते हैं। आयरन का यहाँ पर है +3, फेरिक है तो फेरिक की +3 होती है और नाइट्रेट का होता है -1, तो हो जाएगा यह FeNO3 का होल थ्राइज। एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा, देखिए एल्युमिनियम का होता है +3 और ऑक्साइड का है -2, तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसी प्रकार से कैल्शियम फास्फेट है, फेरिक ऑक्साइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और क्रोमियम फास्फेट है। और है आपका लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की देखिए, कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है और कार्बोनेट की -2, तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा Ca2CO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखिए हमारा टॉपिक है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह है म्यू, ऐसे लिखा जाता है म्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, जल H2O का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान 18 म्यू होता है, जिसकी गणना इस प्रकार करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 म्यू, ऑक्सीजन देखिए ये हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 म्यू होता है। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लिया गया है, 2 लिया गया है, तो 2 × 1 करेंगे, फिर उसके बाद +1 × 6, क्योंकि ऑक्सीजन 1 है, सिंगल है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 = 2 हो जाएगा, +16 × 1 = 16, तो 16 + 2 ऐड करेंगे तो 18 म्यू हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 कण, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाता है। एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 कण। उदाहरण देखिए, पहला दिया गया है 1 मोल हाइड्रोजन बराबर 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। सेकंड है 1 मोल कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बराबर हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 अणु। इसी प्रकार हमारा 1 मोल NaCl सोडियम क्लोराइड जो है हमारा हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 NaCl अणु। इसी प्रकार देखिए हमारा हो जाएगा, इसमें देखिए जो Na है, सोडियम है, ये होता है 6.023 × 10⁻23 सोडियम आयन होगा, और इसी प्रकार 6.023 × 10⁻23 Cl क्लोरीन आयन होगा। मोलों की संख्या देखिए, मोलों की संख्या अगर हमको निकालना है तो मोलों की संख्या बराबर होता है कणों की संख्या बटे 6.023 × 10⁻23। यहाँ 6.022 × 10⁻23 नियतांक है, जिसे आवोगाद्रो नियतांक अथवा आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोल का द्रव्यमान, मास ऑफ मोल्स।
किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान m कहलाता है। अतः परमाणुओं के लिए यह परमाणु भार, अणुओं के लिए अणु भार तथा आयनों के लिए आयन भार के बराबर होता है। उदाहरण CH4 के लिए देखिए अणु भार यहाँ पर 14 + 4 × 1 देखिए यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर कार्बन का लिया गया है, द्रव्यमान लिया गया है, कितना होता है यहाँ पर देखिए 14 है और यहाँ पर इसका 4 × 1 है, तो ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पर होना चाहिए कार्बन का 12 होना चाहिए 12, क्योंकि द्रव्यमान इसका क्या होता है 12 होता है। और 4 × 1 = 4, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लस हो जाएगा 12 + 4 = हो जाएगा 16 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर 6.023 × 10⁻23 कण जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। अगला है टॉपिक है हमारा प्रतिशत, यानी कि संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संगठन यौगिक के कुल द्रव्यमान में तत्व का अंश होता है। यह तत्व के द्रव्यमान को यौगिक के कुल द्रव्यमान द्वारा भाजित करके 100 से गुणा करके प्राप्त होता है। अर्थात देखिए तत्व का प्रतिशत संगठन बराबर होता है तत्व का अंश बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान गुणे 100। इसी के साथ दोस्तों ये 3rd चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।